हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोगों ने राजा किसान और नगर चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 3 क्लासेस पीछे कर चुके हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। आज लेक्चर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेक्चर 4 इसमें हम बात करेंगे खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के बाद का अभिलेख, जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो चैप्टर का नाम है राजा किसान और नगर। चैप्टर का नाम है राजा किसान और नगर, अर्थात मौर्य काल से लगाकर गुप्त काल तक का, मौर्य काल से लगाकर गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। हम लोगों ने ऑलरेडी 3 वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि कैसे हमें अभिलेखों के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि बाद के अभिलेख से हमें कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला, इसके बाद हम आप लोग पढ़ चुके थे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा। और यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था खारवेल एक कलिंग राज्य के एक प्रसिद्ध शासक होते हैं, ठीक है। इनके मतलब शासन संबंधी एवं इनके द्वारा लोकमांगलिक कार्यों का उल्लेख मिलता है। हाथी गुम्फा कहाँ पे स्थित है? तो हाथी गुम्फा हम लोगों ने पढ़ा था उड़ीसा के पुरी में स्थित है। उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख की जो लिपि थी वो लिपि कौन सी थी? तो इस हाथी गुम्फा अभिलेख की लिपि थी उसकी ब्राह्मी लिपि थी। तो खारवेल कलिंग राज्य के एक प्रसिद्ध शासक होते हैं। इनकी शासन संबंधी अथवा इनके द्वारा किए गए लोकमांगलिक कार्यों का उल्लेख साक्ष्य हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाथी गुम्फा अभिलेख से किस प्रसिद्ध शासक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें खारवेल के प्रसिद्ध शासक, कलिंग राज्य के प्रसिद्ध शासक खारवेल की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग यहाँ बात करेंगे। दूसरा, नागनिका का नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख, आपको यहाँ केवल ये याद करना है कि नागनिका का नानाघाट अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नागनिका का नानाघाट अभिलेख पूना के नानाघाट से प्राप्त हुआ है। पूना के नानाघाट से प्राप्त हुआ है। इसकी लिपि भी कैसी थी? तो यहाँ बात करेंगे इसकी लिपि भी कैसी थी। तो इसकी लिपि भी ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। इसमें, ठीक है, इसमें सतकर्णी द्वारा किए गए यज्ञों का उल्लेख मिलता है। यह आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ये याद करना है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा के कहाँ पे स्थित है? तो पुरी में स्थित है। इसकी लिपि कैसी थी? तो इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। यहाँ हम बात किए नागनिका का नानाघाट अभिलेख, तो आपको याद करना है नागनिका का नानाघाट अभिलेख कहाँ पे स्थित है? तो पूना के नानाघाट में स्थित है। कोई दिक्कत? आगे बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको याद करना है, और यहाँ याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। पहला अभिलेख हम लोगों ने पढ़ा था 3रे वीडियो में, 4था वीडियो आज बन रहा है। इसमें नागनिका का नानाघाट अभिलेख आपसे पूछेगा लिपि कैसी थी? तो लिपि ब्राह्मी थी। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पूना के नानाघाट से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ बात करेंगे स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है आपका। इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे स्थित है? तो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। और सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का उल्लेख हमें स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। हम क्या बोले हैं? सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का उल्लेख
हमें स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो यहाँ आप लिख लीजिए कि सुदर्शन झील का उल्लेख सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। तो सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का उल्लेख हमें स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है यहाँ। लेकिन इस अभिलेख को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख को प्रकाश में लाने का श्रेय हम एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम होता है जेम्स प्रिंसेप, और आप लोगों ने पढ़ा था कि हमने पढ़ाया भी है तीसरे वीडियो में कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किस अधिकारी ने पढ़ा था, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किस वर्ष पढ़ा गया था? तो यही अधिकारी था जिन्होंने अशोक के अभिलेख को 1837 में पढ़ा था, और जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने ही खुदाई के दौरान स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख को प्रकाश में लाया, और इन्होंने बताया कि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सुदर्शन झील पर जो निर्मित बांध है ना, वो एक समय ऐसा होता है जब स्कंदगुप्त के समय ठीक है भारी वर्षा होती है, और उस वर्षा के दौरान सुदर्शन झील पर निर्मित बांध टूट जाता है, और स्कंदगुप्त अपने प्रांतपति सुविशाख इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है। सुविशाख द्वारा स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का पुनर्निर्माण कराया था। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है किस शासक ने स्वयं के खर्चे से, क्वेश्चन पूछा हुआ है सुन लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है किस शासक ने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का पुनर्निर्माण कराया? तो स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश का शासक होता है, ठीक है ना, स्कंदगुप्त द्वारा सुदर्शन झील पर निर्मित बांध के टूट जाने पर स्वयं के खर्चे से, हमने ऑब्जेक्टिव जो आपको भेजा है उस ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन ये भी है, स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का निर्माण कराया। किस प्रांतपति की सहायता से? तो अपने प्रांतपति सुविशाख की सहायता से। कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार, हमने पढ़ लिया खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें कलिंग के प्रसिद्ध शासक खारवेल के लोकमांगलिक कार्यों का उल्लेख मिलता है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में है, जिसकी लिपि ब्राह्मी है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। नागनिका का नाना घाट अभिलेख, केवल याद करना है लिपि कैसी थी, ब्राह्मी लिपि थी। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नाना घाट अर्थात पूना के नाना घाट से प्राप्त हुआ है। अब पढ़े थे स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है, इसकी लिपि भी कैसी थी? तो इसके स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख की लिपि भी आप बात करिएगा, इसकी लिपि भी कैसी थी? इसकी लिपि भी ब्राह्मी थी, ठीक है। इससे हमें एक प्रॉपर सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है, फिर बोल दे रहे हैं कि स्कंदगुप्त के समय मतलब भारी वर्षा होती है, और उस भारी वर्षा के दौरान सुदर्शन झील पर निर्मित जो बांध होता है वो बांध टूट जाता है, और स्कंदगुप्त स्वयं के खर्चे से, देखिए इधर हम फिर बोल रहे हैं स्वयं के खर्चे से, कहा था कि स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का निर्माण कराया था। कोई दिक्कत? किस प्रांतपति की सहायता से? तो सुविशाख की सहायता से। कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए। अब यहाँ हम आगे बात करते हैं, एक और अभिलेख होता है प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन हम बात करें, देखिए यहाँ पे हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, अर्थात इसको बोले तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। आप यहाँ बात करिएगा, प्रॉपर ये अभिलेख है
हरिसेन कौन ऐसे व्यक्ति होते? तो हरिसेन समुद्रगुप्त, यहाँ याद करिएगा। हम आपको बता दे रहे हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यूरोप का नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विजडम स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है 12th के हिस्ट्री में कि भारत की नेपोलियन की संज्ञा किस सम्राट को दी गई है? तो भारत की नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को दी गई है। किसने कहा था? विजडम स्मिथ ने कहा था। ये आपको बात की बात है, यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, पहले कौशाम्बी में था, देख लीजिए, पहले कौशाम्बी में था, कौशाम्बी से इसे इलाहाबाद में लाया गया। और इस हरिसेन, आपसे पूछा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की रचना है। हरिसेन समुद्रगुप्त के राज दरबार में कवि का काम करते हैं। इन्होंने समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र का वर्णन, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र का वर्णन इस प्रयाग प्रशस्ति में किया है। ठीक है, तो इस प्रयाग प्रशस्ति की अभिलेख जो ये प्राप्त हुआ है, ये भी अभिलेख की लिपि कैसी थी? तो लिपि ब्राह्मी थी। क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसकी रचना है, या प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की रचना है। प्रयाग प्रशस्ति से हमें किस शासक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इनकी जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाता है। ठीक है, ऐसा इस अभिलेख में मिलता है कि समुद्रगुप्त द्वारा पूरे भारत को जीत लिया था। इसके जैसा कोई शासक उस समय इनके विरोध में कोई नहीं था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ये अच्छों के लिए साधु और बुरों के लिए असाधु, ऐसी संज्ञा इन्हें दी गई है। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को, फिर बोल दे रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है, और प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की रचना है। इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को प्राचीन भारतीय अभिलेख का सरताज कहा जाता है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज किस अभिलेख को कहा गया है? तो प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज किसे कहा गया है? तो प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को कहा जाता है। इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। इसे प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, एक और अभिलेख की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम अभिलेख का नाम है रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिएगा, अगला अभिलेख की बात कर लेते हैं, रुद्रादमन। रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख। आपको केवल याद करना है कि इस अभिलेख की लिपि कैसी थी। ज़्यादा टॉपिक इस हम अंदर नहीं जा रहे हैं, आपको 12th क्लास का ही वीडियो बना रहे हैं बस प्रॉपर। इस अभिलेख की लिपि कैसी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 2 नंबर, यह गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है। गुजरात के जिला कौन है? तो जिला है जूनागढ़। ठीक है, यहाँ एक टॉपिक यहाँ आपको बात याद करना है कि इस अभिलेख से भी हमें, ये जो रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख है, इस अभिलेख से भी हमें, ठीक है, सुदर्शन झील पर निर्मित
झील पर निर्मित बांध का उल्लेख मिलता है। कोई दिक्कत समझ में आया? मतलब इस रुद्रा दमन के जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें क्या मिलता है? तो हमें सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का उल्लेख मिलता है जो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। हम यहाँ अब प्रॉपर बात करें, ये सारे अभिलेख यहाँ से खत्म हो गए। मतलब हम कहीं ना कहीं आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होती है, संक्षेप में वर्णन करें। पहला सब्जेक्टिव ये आपके एग्जाम में पूछता है 12th में, या ये पूछता है अभिलेखों के माध्यम से कैसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। 2 नंबर क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन पूछता है अभिलेख से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है अभिलेख इतिहास के द्वार कैसे खोलते हैं, 5वां क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं सब्जेक्टिव। यहाँ तक आपके 5 से 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्लियर हो गया है। हमने इस सारे स्टोरी को बता दिया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सुदर्शन झील, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सुदर्शन झील के बारे में हम कुछ यहाँ आपको संक्षेप में बता दे रहे हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? सुदर्शन झील। ठीक है। वास्तव में इस सुदर्शन झील का इतिहास हमें अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होती है, अर्थात कहीं ना कहीं मौर्य काल से लगाकर गुप्त काल तक का सारे के सारे सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख हमें इस सारे अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होता है। इस अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इस सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात के 2 नदी का नाम है सुवर्णसिक्ता और पलासिनी। ये टॉपिक आपको याद कर लेना है। नदी का नाम है सुवर्णसिक्ता एवं पलासिनी। इन 2 नदियों के संगम पर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बांध बनाकर इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। ऐसा कहा था कि चंद्रगुप्त का प्रांतपति जिसका नाम था पुष्यगुप्त। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आफ्टर 12th एग्जाम। बीपीएससी में एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के किस प्रांतपति ने सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का निर्माण कराया? तो क्वेश्चन ये बनता है 12th में आपसे क्वेश्चन केवल एक पूछेगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। तो आपको याद करना है सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा गुजरात में कराया गया था। ठीक है। आपको अगर ऊपर की एग्जाम भी देने होंगे, अगर तैयारी करनी कंपटीशन की, तो आप यहाँ याद कर सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का निर्माण कराया गया। ठीक है ना, बनाया गया। इसके बाद इसकी जानकारी हमें अभिलेखों के माध्यम से पहला जानकारी ये मिलता है। दूसरा जानकारी मिलता है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त। फिर मिलता है रुद्रा दमन, हम लोगों ने अभी पढ़ा। ठीक है। इन 2 स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख और रुद्रा दमन के इस जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का इतिहास मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के प्रांतपति सुविशाख, आफ्टर 12th एग्जाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुद्रा दमन के प्रांतपति चक्रपालित, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, अभिलेखों से ज्ञात होता है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आफ्टर 12th एग्जाम। ये 12th में नहीं पूछा हुआ है, ठीक है ना, आप याद करिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन 12th में पूछा हुआ है कि किस शासक ने अपने स्वयं के खर्चे से राजशाही खजाने से नहीं, अपने स्वयं के खर्चे से किस शासक ने सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का निर्माण कराया था? तो वो थे स्कंदगुप्त। और इनके जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का इतिहास मिलता है। और रुद्रा दमन के जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का इतिहास मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे स्कंदगुप्त के प्रांतपति सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया। ठीक वैसे ही रुद्रा दमन के प्रांतपति चक्रपालित द्वारा भी वो सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का निर्माण कराया गया। इस तरह से
आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है कि पहला सब्जेक्टिव बनता है आपका हेडिंग हम यही दिलवाए थे। आप वीडियो दूसरा नंबर वीडियो 2 को क्लिक कीजिए और वहाँ देखिए हम टॉपिक दिलवाए हुए हैं अभिलेखों के माध्यम से हमें कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम आगे बात कर रहे हैं, देख लीजिए। हम यहाँ बात करेंगे 16 महाजनपद, कालिदास की पुस्तक रघुवंश, इनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो आप लिख लीजिएगा, कालिदास की एक पुस्तक है जिसका नाम है रघुवंश, ठीक है। और पहला टॉपिक ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक है महाजनपद। महाजनपद कितने थे? 16 थे। इन 16 महाजनपदों से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। कालिदास की पुस्तक रघुवंश से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। VVI क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है 16 महाजनपदों में सबसे महाशक्तिशाली जनपद कौन था? मगध था। अब इस छोटे से इस महाजनपद के बारे में आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे, मगध का उत्थान। आपका आज का टॉपिक है मगध का उत्थान अर्थात मगध साम्राज्य। मगध का उत्थान अथवा साम्राज्य, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभिक समय में, ठीक है ना, मगध के बारे में हम बात कर रहे हैं, मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे होता है, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभिक समय में मगध अपने राजनीतिक एवं धार्मिक एकता के लिए जाना जाता था। यही कारण रहा कि 16 महाजनपदों में मगध सबसे महाशक्तिशाली जनपद के रूप में उभरकर सामने आया, ठीक है। और इस पर किन किन शासकों ने, राजवंशों ने शासक किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पढ़ लेते हैं राजवंशों का क्रम। राजवंशों का क्रम अर्थात मगध साम्राज्य पर वंश किस किस वंश ने शासक किया, इसके बारे में बात करेंगे। तो मगध पर सबसे पहले बृहदत्त वंश आया। बृहदत्त वंश का राजवंश सही है, राजवंश ऐसे, राजवंश कैसे होगा? राजवंश सही है, राजवंश, ठीक है। मगध साम्राज्य पर किस किस राजवंशों का शासन हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मगध पर बृहदत्त वंश का शासन आया, तब इसके बाद आया हर्यक वंश, तब आया शुंग वंश, तब आया नंद वंश। इसके बाद जो भी वंश आए इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। नंद वंश। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मगध वंश का सबसे प्राचीन वंश कौन है? तो बृहदत्त वंश, ठीक है ना। मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन है? तो बृहदत्त वंश। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बृहदत्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो बृहदत्त वंश की स्थापना खुद बृहदत्त ने की थी। इन्होंने अपने नाम पर ही इस वंश का नाम रखा बृहदत्त वंश, ठीक है ना। और इन्होंने सबसे पहले मगध साम्राज्य की राजधानी किसको बनाया? तो गिरिब्रज को बनाया। गिरिब्रज, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कौन थी? तो गिरिब्रज थी या राजगीर, ये भी पूछता है। मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? तो मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश बृहदत्त वंश था और बृहदत्त वंश की स्थापना बृहदत्त ने की थी। इन्होंने इस बृहदत्त वंश अर्थात मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी गिरिब्रज को बनाया। और इसके बाद इनके पुत्र जरासंध,
जरासंध का शासन आता है। फिर इसके बाद अज्ञात होता है, ठीक है ना, अज्ञात, हाँ अज्ञात 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 जरासंध आता है। फिर इसके बाद इनके पुत्र आते हैं रिपुंजय, रिपुजन्य, रिपुजन्य। और इसके बाद का जो भी शासक होते हैं वो अज्ञात मिलते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि रिपुजन्य का एक सामंत होता है, उस सामंत का नाम होता है, रिपुजन्य का एक सामंत होता है, उस सामंत का नाम होता है भट्टिये, भट्टिये। इस भट्टिये ने अपने राजा रिपुजन्य की हत्या करके एक नए साम्राज्य की नींव डाली जिसको बोलते हैं हर्यक वंश। लेकिन अगर वास्तविक स्थापना किसने की तो हम बोलेंगे बिंबिसार, ठीक है ना, हम वो आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना, बिंबिसार, ठीक। ऐसा कहा जाता है, अनेक पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है कि सामंत भट्टिये ने रिपुजन्य की हत्या करके एक मगध साम्राज्य में एक नए राजवंश की स्थापना की जिसको बोलते हैं हर्यक वंश, ठीक है ना, ऐसा कहा गया है। तो बृहदत्त के बाद इनके पुत्र जरासंध शासक बनता है। किसी पुस्तकों में मिलता है कि बृहदत्त जो शासक था इसकी कोई संतानें नहीं थी, ठीक है ना, ऐसा मिलता है कहीं किसी किताबों में कि बृहदत्त की कोई संतानें नहीं थी। बृहदत्त दिन रात बेचारा रोता रहता है, ठीक है ना, इस वियोग में किसकी कोई संतान हो जाए, ठीक है, और वो संभाले, शासन को संभाले। और तब एक साधु प्रकट होते हैं, इनके कोई गुरु होते हैं, वो गुरु इन्हें बताते हैं, ठीक है ना, कि आप यज्ञ कीजिए, ठीक है ना, आप यज्ञ कीजिए। और एक देवी होती, एक राक्षस होती है जिसका नाम होता है जरा, जरा नामक राक्षस की आप तपस्या कीजिए। तब ये बृहदत्त जो रोता रहता है संतान के वियोग में, ये एक युग करता है और इस युग से एक राक्षसी उपट के आती, मतलब प्रकट होती है और इन्हें एक सेव देती है और वो बोलती है कि इस फल को आप अपने पत्नी को खिलाना जिससे एक नए संतान की उत्पत्ति होगी। और इस बृहदत्त ने लालच में, इनकी 2 पत्नियां थीं, वो उस फल को दोनों पत्नी को खिला देते हैं और उन दोनों से, आप समझना, संध का मतलब होता है संधि, संध का मतलब होता है संधि अथवा जोड़। और उस फल से जब दोनों पत्नियां उनकी खा लेती हैं तो उन दोनों पत्नियों के गर्भ से एक पुत्र पैदा होता है जो बाद में जाकर वो पुत्र आप दोनों, उनका बॉडी दोनों आपस में मिल जाता है, उसी का नाम होता है जरासंध। और वो राक्षसी का नाम होता है जरा नामक राक्षसी के, ठीक है, फलस्वरूप बृहदत्त का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है जरासंध। जरा नामक राक्षसी से वो मतलब वो बाद में उत्पन्न होता है, संध का मतलब हुआ संधि, ठीक है। तो इस तरह से बृहदत्त का एक पुत्र होता है जिसको बोलते हैं जरासंध। और बृहदत्त वंश की स्थापना बृहदत्त ने की। इसका पुत्र जरासंध होता है, जरासंध के बाद रिपुजन्य होता है, रिपुजन्य का एक सामंत होता है जिसका नाम होता है भट्टिये। इस सामंत भट्टिये के द्वारा क्या होता है, रिपुजन्य की हत्या करके मगध साम्राज्य में एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसका नाम होता है हर्यक वंश। आपको यहाँ से ये याद कर लेना है, बृहदत्त वंश की स्थापना बृहदत्त ने की। सबसे प्राचीन राजवंश बृहदत्त वंश है। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी, तो गिरिब्रज थी। यहाँ बात कर रहे हैं अब हर्यक वंश, देख लेते हैं। पहला वंश खत्म, बृहदत्त वंश खत्म। पहले था मगध साम्राज्य का उत्थान और राजवंश में हम पढ़ रहे थे। पहले था बृहदत्त वंश, दूसरा था हर्यक वंश, तीसरा है शुंग वंश, चौथा है नंद वंश। यहाँ देख लेते हैं हर्यक वंश की अगर स्थापना की बात करें तो हर्यक वंश की स्थापना इस तरह से कहा जाए तो सामंत भट्टिये को माना जाता है, सामंत भट्टिये को माना जाता है। लेकिन अगर बात करें हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक, तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार,
बिंबिसार को माना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है 12th में। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक या हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, बिंबिसार। इनकी कई, ऐसा लिखा था किसी किसी किताबों में ना, इनकी लगभग कई पत्नियां थी, ठीक है ना, जिसमें क्षेमा भी मिलता है, चलना भी मिलता है। इनकी अनेक पत्नियां थीं और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने इस क्षेत्र के अलग क्षेत्रों से युद्ध जीतने के बाद उस राजा के पत्नी से भी ये साझा करते ताकि हमारा व्यवहार बना रहे, हमारा साम्राज्य विस्तार हो। इसलिए इनकी कई पत्नियां थी, जिसमें 2-3 नाम इंपॉर्टेंट मिलता है, ठीक है ना, आबासी क्लासों में पढ़ना वो। तो बिंबिसार, हर्यक वंश का शासक बिंबिसार माना जाता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो बिंबिसार था ये गौतम बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध का समकालीन। बिंबिसार किसका समकालीन था? तो बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन था। और इस बिंबिसार के समय एक इसके राज दरबार में एक वैद्य होता है, उस वैद्य का नाम होता है वैद्य जीवक। एक प्रसिद्ध वैद्य होता है जिसका नाम होता है जीवक। क्वेश्चन पूछा हुआ है जीवक किस राजवंश से संबंधित है? जो जीवक हर्यक वंश से संबंधित है। प्रसिद्ध एक वैद्य था जिसका नाम है जीवक जो बिंबिसार के राज दरबार में रहता था। बुद्ध का समकालीन बिंबिसार माना जाता है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार माना जाता है। इन्होंने कई शादियाँ की अपने साम्राज्य को, अपनी राजनीतिक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा देने के लिए कई शादियाँ की। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके पुत्र अजातशत्रु। आपको 12th में क्या पूछता है, आपको 12th में क्या पढ़ना है, उसके माध्यम से ही आपको टॉपिक कराया जा रहा है। आपका जिस दिन एक अलग सेशन शुरू होगा बीपीएससी, ओनली फॉर पीएससी एग्जाम, बीपीएससी या पीसीएस एग्जाम, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे यही सारे चैप्टर थोड़ा सा डीपली पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। अभी 12th के हिसाब से हम संक्षेप में पढ़ा रहे हैं। यहाँ बात करें हर्यक बिंबिसार के बाद इसका पुत्र होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके हर्यक वंश मगध साम्राज्य पर बैठता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनता है। तो अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार था, ठीक है, बिंबिसार था। अजातशत्रु द्वारा गद्दी प्राप्त करने के चक्कर में अपने पिता की हत्या करके, अर्थात कहीं ना कहीं यहाँ से प्रथम साक्ष्य मिलता है कि पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठने की प्रक्रिया का उल्लेख हमें किस शासक के शासनकाल से प्राप्त होती है? तो अजातशत्रु से हमें इस बात की मतलब जानकारी मिलती है। इन्होंने अपनी पिता की हत्या करके मगध साम्राज्य की नींव डाली। और अजातशत्रु भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, ठीक है, अनेक क्षेत्रों के राजाओं के साथ युद्ध करता है। ऐसा कहा जाता है कि वज्जित संघ, जिसकी राजधानी लिच्छवी थी, लिच्छवी एक प्राचीन बहुत बड़ा गणराज्य माना जाता था। उस लिच्छवी को हराने के लिए ये अजातशत्रु गौतम बुद्ध के पास, ऐसा कहा जाता है, मिलता है इसे, गौतम बुद्ध के पास अपने एक कूटनीतिज्ञ जिसका नाम होता है वर्षाकार को भेजता है कि कैसे हम वज्जित संघ को हराएं। और गौतम बुद्ध बोलते हैं कि वज्जित संघ को हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वज्जित संघ एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं। तब यहाँ से अजातशत्रु ने फूट डालो और राज करो की नीति का सूत्रपात किया। और प्राचीन भारत में सबसे पहले, अंग्रेजों से पहले, फूट डालो और राज करो की नीति का अवलंबन क्या हमें वर्णन कहाँ मिलता है? तो अजातशत्रु के शासनकाल में मिलता है। और इस अजातशत्रु ने इस वर्षाकार को अपने राज दरबार से निकाल देता है, जानबूझ के। ऐसा प्लान होता है। और ये वर्षाकार पहुंचता है कहाँ पे? तो लिच्छवी वज्जित संघ में पहुंचता है और वहाँ पे रोता गाता है और उस राज दरबार का
वो प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ बन जाता है। तब से वहाँ से सारे प्लान इधर भेजता है और इस तरह से अजातशत्रु फूट डालो और राज करो नीति का अवलंबन करके वज्जी संघ को हरा देता है और एक साम्राज्य का विस्तार करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति का अवलंबन, राज करो की नीति का उल्लंघन सर्वप्रथम किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब वज्जी संघ से इसका युद्ध होता है ना, ऐसा कहा जाता है जब वज्जी संघ से इसका युद्ध होता है तो इस युद्ध में अजातशत्रु द्वारा सबसे पहले रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक 2 हथियार का प्रयोग किया जाता है। सुन लीजिए, इस वज्जी संघ से युद्ध में अजातशत्रु द्वारा सर्वप्रथम महाशिलाकंटक और रथमूसल, आप देखे होंगे बाहुबली मूवी में दिखाता है कि कैसे एक वो जो होता है उसका हथियार, उस हथियार को मतलब ना पीछे खींच लेता है लोग, ठीक है, और उसमें आग लगा दिया जाता है और जैसे छोड़ा जाता है ना तो गोला बन के हो जाता है और जाके गिरता है सैनिकों पर, ठीक है ना। तो वही होता है रथमूसल और एक होता है महाशिलाकंटक। आप बाहुबली मूवी में ही देखे हुए हैं, ठीक है, कि एक वो जो बना होता है ना रथ, ठीक है, रथ बना होता है और इस रथ के चारों ओर बड़े बड़े, ठीक है, और हथियार लगा दिए जाते हैं और रथ जैसे जैसे घूमता है ना सभी सैनिक कट के मर जाते हैं। वही होता है, इन दोनों हथियार को बोलते हैं रथमूसल एवं महाशिलाकंटक। तो सर्वप्रथम रथमूसल एवं महाशिलाकंटक नामक ऐसे हथियारों का प्रयोग किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। फूट डालो और राज करो नीति का अवलंबन सर्वप्रथम किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। कोई दिक्कत? और अजातशत्रु के शासनकाल के समय में ही, पहले एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है, अजातशत्रु ऐसा प्रयोग किया गया था, हो गया। इसने क्या किया? अजातशत्रु ने अपनी राजधानी गिरिब्रज से हटाकर राजगीर बनाया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मिलता है, राजगीर बनाया। मतलब मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज से हटाकर राजगीर किस शासक ने बनाया? तो मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज से हटाकर राजगीर अजातशत्रु ने बनाया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट इसमें छूट रहा है। पॉइंट है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। गौतम बुद्ध से संबंधित हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे प्रथम बौद्ध संगति। लेकिन अभी आप याद कर लीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, लगभग 483 ईसा पूर्व, ठीक है ना। तब 373, 205, हाँ शायद 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, कन्फर्म नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत भूल रहे हैं हम, ठीक है। 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, ठीक है। और यहीं से पिता की गद्दी प्राप्त करने हेतु पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करने का साक्ष्य यहीं से मिलता है, ठीक है। और फूट डालो और राज करो की नीति का अवलंबन किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। किसके विरुद्ध किया था? तो लिच्छवी गणराज्य पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं हम। सबसे प्राचीन गणराज्य सबसे बड़ा कौन था? तो लिच्छवी था, वज्जी संघ की राजधानी थी, ठीक है ना। एक तरह से लिच्छवी कुलीन तंत्र वहाँ शासन था, ठीक है ना। कुलीन तंत्र वहाँ शासन था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, नहीं पूछा आपको 12th एग्जाम, ठीक है, 12th एग्जाम के बाद पूछता है, ठीक है। इस तरह से बात हुआ। यहाँ अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र होता है उदयन, जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। उदयन जिन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रज और राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र वर्तमान का पटना बनाया। किन नदियों के मिलन पर उदयन द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना होती है? ठीक है, कौन कौन से ये कार्य करते हैं इसकी जानकारी हम कल पढ़ेंगे। तो हमने अभिलेख
आपका पहला सब्जेक्टिव यहाँ देख लीजिए वीडियो में आप, ठीक है भाई कल पढ़ेंगे हम। आपका पहला सब्जेक्टिव है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहला सब्जेक्टिव है अभिलेख क्या है। अभिलेख क्या है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास की प्राप्त होती है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं कैसे। इतिहास के द्वार खोलते हैं कैसे। 4 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। वर्णन करें। 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन अब तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमने पढ़ लिया है। आप इसका आंसर दे सकते हैं। 4 वीडियो हो गया आज का, आप इस चारों वीडियो को देख के इसका आंसर दे सकते हैं। सारों के अभिलेख क्या है हम बताए हुए थे, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आप निकाल सकते हैं। अब हम आपसे अभी ऑब्जेक्टिव पूछें कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप बता दीजिए कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। हम कल का वीडियो में पढ़ेंगे अजातशत्रु के बाद का कौन कौन से ऐसे शासक होते हैं जो मगध की नींव को और मजबूत करते हैं, पाटलिपुत्र राजधानी बनती है, ठीक है। उसके बाद नंद वंश के बाद हम फिर बता दें आपको कि मगध साम्राज्य के राजवंश में सबसे पहला राजवंश था बृहदत्त राजवंश, तब हर्यक वंश, तब शुंग वंश, तब नंद वंश। नंद वंश के बाद पढ़ना है मौर्य वंश। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मौर्य वंश। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एक और, प्लीज सब्जेक्टिव हुआ ये क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव एक और कि मगध साम्राज्य का वर्णन करें। मगध साम्राज्य का वर्णन करें। तो आप मगध साम्राज्य, आज से आपका टॉपिक शुरू हो गया है, आप यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए और आंसर दीजिए। इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। जय हिंद जय भारत। और आप इस